यूक्रेन पर रूसी बारूद लगातार बरस रहा है। मिसाइलें और रॉकेट बरसाने के साथ साथ रूस परमाणु हमले की धमकियां भी लगातार दे रहा है और इन धमकियों का सीधा मकसद पश्चिमी देशों को यूक्रेन जंग से दूर रखना है। और ये माना तो ये भी जा रहा है कि रूस की ये धमकियां बस धमकियां तक सीमित रहेंगी, लेकिन हैरत अंगेज तरीके से रूस ने एक कदम आगे बढ़ा दिया। पुतिन ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा अटलांटिक सागर में उतार दिया। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट है कि ये पनडुब्बियां परमाणु मिसाइल ले जाने में सक्षम है। पुतिन ने जब परमाणु हमले की धमकी दी थी, उसी के बाद इन पनडुब्बियों को समुद्र में उतार दिया गया था। और यह भी कहा जा रहा है कि अटलांटिक का चक्कर काटकर ये जो पनडुब्बियां हैं वो वापस रूस लौट आई है। तो रूस ने मिसाइल अटैक का वीडियो भी जारी किया। ये ताजा वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया है। जरा नजर डालिए किस तरीके से रूस अपनी तैयारी कर रहा है। बार बार जो रूस ये धमकी दे रहा था कि अन्य देश इसमें हस्तक्षेप ना करे, अगर कोई भी हस्तक्षेप करता है तो उसका सीधा नतीजा, सीधा खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अब वो किस तरीके की अपनी तैयारी कर रहा है। ब्लैक सी से यूक्रेन पर रूस ने ये मिसाइल दागी है। ये वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया है। रूस ने मिसाइल अटैक का ये वीडियो जारी किया है। ब्लैक सी से यूक्रेन पर किस तरीके से वो तैयारी कर रहा है अपने हमले और तेज करने के लिए, ये वीडियो उसी की बानगी दिखाते हुए तो रूस से ने मिसाइल अटैक का ये वीडियो जारी किया है। और एक बार फिर से अपनी धमक दिखाने की कोशिश रूस की रही है, क्योंकि रूस बार बार धमकी दे रहा है। रूस ये कह रहा है कि उसके हमले रुकेंगे नहीं तब तक जब तक उसकी जो पूरी मंशा है वो पूरी नहीं हो जाती। वहीं रूस ने यह भी दावा कल रात कर दिया कि युद्ध अभियान का पहला चरण पूर्ण हो गया है। ये रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है। कई सवाल उठे थे कि भाई क्या रूस जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अभी तक कीव पर कब्जा नहीं हुआ, 31वां दिन है, बावजूद इसके क्या रूस कहीं कमजोर पड़ गया। लेकिन रूस का ये कहना है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी के साथ ही आगे बढ़ रहा था और पहला चरण जो युद्ध का है वो अब रूस ने पूरा कर लिया है। अब आगे की मंशा क्या है, वो कुछ जो हरकतें रूस की तरफ से हो रही वो दर्शाती है। रूस की तरफ से ये जो वीडियो वायरल सामने आया है मिसाइल अटैक का, ये वीडियो जारी किया गया है। साथ ही साथ पुतिन ने परमाणु पनडुब्बियों का जो बेड़ा है वो भी रवाना किया। 16 मिसाइलों से लैस है ये रूस की हर एक पनडुब्बी। ये भी जानकारी समंदर का चक्कर काटकर वो वापस लौटी हैं। धमकी के बाद पुतिन ने अपनी परमाणु पनडुब्बियां उतार दी। कितनी हकीकत है पुतिन की परमाणु धमकी। यूक्रेन के लिए सच में परमाणु जंग छेड़ देगा रूस। रूस से निकली कहां तक पहुंची परमाणु पनडुब्बी। परमाणु हमले की धमकी ना हुई, बच्चों का खेल हो गया। जब से यूक्रेन को लेकर तनातनी बढ़ी, तभी से रूस पश्चिमी देशों को अपनी परमाणु ताकत के नाम पर धमका रहा है। लेकिन जो लोग सोच रहे थे कि रूस के ये तेवर सिर्फ धमकियों तक ही सीमित हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। परमाणु ताकत से लैस रूस की परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा अटलांटिक सागर में उतर चुका है। 23 मार्च को ही रूस की तरफ से परमाणु हमले की ताजा धमकी जारी की गई थी। पश्चिमी देशों की रिपोर्ट के मुताबिक इसके तुरंत बाद ही पुतिन ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों के बेड़े को समंदर में उतारने का हुक्म जारी कर दिया। रूस की उत्तरी सीमा से पनडुब्बियों का ये बेड़ा पूरे यूरोप को लांघते हुए उत्तरी अटलांटिक सागर तक पहुंच गया। हालांकि इसके बाद पनडुब्बियां वापस रूस लौट गई। रूस की ये पनडुब्बियां 16 मिसाइलों से लैस हैं, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतारकर दुनिया को सकते में डाल दिया है। हालांकि अमेरिका के गुप्तचर विभाग और विमान इन पनडुब्बियों की टोह तो ले रहे हैं, लेकिन इसे एक राष्ट्रपति पुतिन की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा तो अभी नहीं मंडरा रहा है, लेकिन ये एक सोची समझी रणनीति के तहत दुनिया पर दबाव डालने का प्रयास है राष्ट्रपति पुतिन का। रूस की परमाणु ताकत की नुमाइश की खबर ऐसे वक्त में आई है जब यूक्रेन पर उसके हमलों से पूरी दुनिया चिंता में है। दुनिया भर में सभी ताकतवर देश
यूक्रेन के पड़ोस में 3-3 बैठकें कर चुके हैं और रूस के धुर विरोधी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन खुद यूक्रेन सीमा की दूसरी तरफ पोलैंड में मौजूद हैं और नेटो देश रूस को बार बार परमाणु हथियारों को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। Any use of chemical weapons or nuclear weapons will totally change the nature of the war in Ukraine. It will be absolutely unacceptable, and it will be a blatant violation of international law, and therefore allies have also clearly stated that Russia should not use chemical, biological or of course nuclear weapons. हैरानी की बात यह है कि युद्ध के ऐसे सुलगते माहौल में पूरा यूरोप लांघकर रूसी पनडुब्बियां अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में बगैर रोक टोक चक्कर काट आई। किसी भी देश के साथ इनका टकराव भी नहीं हुआ। लेकिन रूस का इतिहास देखें तो ये बात ज्यादा हैरत अंगेज भी नहीं लगती। क्रीमिया युद्ध के दौरान भी रूसी पनडुब्बियां ऐसे ही बेरोक टोक घूम रही थी। सवाल उठता है कि क्या रूस वाकई परमाणु हमले का मन बना रहा है या फिर ये कवायद भी उसकी धमकाऊ कूटनीति का ही हिस्सा है। ये एक्शन रिएक्शन है, ये क्रिया और प्रतिक्रिया की बात है। रूस ये धमकियां दे रहा है कि परमाणु हथियार इस्तेमाल करेगा। साथ ही साथ जो कल नेटो की मीटिंग हुई है परसों, उसमें इन्होंने तय किया है कि हमारा जो पोस्चर है, जो अब तक डिफेंस पोस्चर था, वो अभी डिफेंसिव पोस्चर हो जाएगा। वो अभी अपने जो हथियारों की, सैनिकों की संख्या बेलारूस के और यूक्रेन के बॉर्डर पर बढ़ा रहे हैं। तो दोनों तरफ से, एक तरफ से एक्शन होता है, दूसरी तरफ से रिएक्शन होता है। ये स्वाभाविक है और ये एक्शन रिएक्शन की प्रतिक्रिया अब बहुत तेज हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो ऐसा बोल रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा वो अब थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है कि एक थोड़ी सी चूक हुई, कहीं से गलती से भी अगर कोई वेपन इधर उधर फायर कर जाता है या कहीं गलत इलाके में गिर जाता है तो ये युद्ध जो है किसी भी वक्त विश्व युद्ध में बदल सकता है। अब हाल ही में रूस 24 घंटे के अंदर 2 बार परमाणु हमले की धमकियां दे चुका है। 23 मार्च को यूएन में रूस के उप राजदूत ने कहा कि अगर नेटो उकसाता है तो रूस के पास परमाणु हमले का अधिकार है। 22 मार्च को ही रूसी प्रवक्ता ने कहा कि अस्तित्व पर खतरा होने की सूरत में रूस परमाणु हमला कर सकता है। 3 मार्च को पुतिन ने खुद अपनी न्यूक्लियर कमांड को हाई अलर्ट पर रख दिया था। यूक्रेन पर हमले से पहले भी रूस ने दुनिया को अपनी परमाणु ताकत की याद दिलाई थी। इससे पहले क्रीमिया पर कब्जे के दौरान भी पुतिन ने ऐसी ही चेतावनी दी थी। प्यारे साथियों, न केवल पश्चिमी देश हमारे देश के खिलाफ आर्थिक लिहाज से दुश्मनी भरा कदम उठा रहे हैं, यानी अवैध पाबंदियां लगा रहे हैं, नाटो देश के नेता भी भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। इस वजह से मैंने रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष को रूसी सेना के डिफेंस फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दिया है। एक तरफ रूस धमकी पर धमकी दे रहा है तो दूसरी तरफ फ्रांस भी धमकी का जवाब धमकी से देने पर उतर आया है। फ्रांस ने अपनी ट्रायम्फ क्लास की 3 पनडुब्बियां एक साथ समंदर में उतार दी है। ट्रायम्फ क्लास पनडुब्बियां परमाणु हथियार से लैस बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में सक्षम हैं। फ्रांस के पास ट्रायम्फ क्लास की कुल 4 पनडुब्बियां हैं। 4 में से 3 ट्रायम्फ क्लास की पनडुब्बियां समंदर में लगातार गश्त लगा रही हैं। 30 साल में पहली बार हुआ है कि फ्रांस की 3-3 ट्रायम्फ पनडुब्बियां समंदर में उतरी हों। पश्चिमी मीडिया रूस की पनडुब्बियों को दबंगई की ही नुमाइश मान रहा है और फ्रांस के कदम को भी इसी के जवाब में देखा जा रहा है। डर इस बात का है कि जब ताकतवर देश इस तरह खुलेआम एक दूसरे को परमाणु बम दिखाकर आंखें तरे रहे हों तो संयम की डोर कब टूट जाए कौन जाने। कीव से राजेश पवार और वॉर्सो से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। तो अब ये जो युद्ध आज कितवें दिन पर पहुंचा है, ये आगे और कितना लंबा चलेगा, इसके साथ साथ सवाल तो ये भी गहरा है कि क्या परमाणु बम जैसे हथियार गिरा सकता है। यहां रूस जो बातें वो कह रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से तारुफ आपका कराएं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मिस्टन हमारे साथ मौजूद है। सुशांत सरीन सामरिक विशेषज्ञ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर राजीव नैन परमाणु सुरक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इन सभी का रुख करेंगे, इस पर विस्तार से बात करेंगे। हालात क्या है, आगे क्या संभावनाएं दिख रही हैं और पुतिन और बाइडेन और जेलेंस्की किस तरीके के बयान दे रहे हैं, उन बयानों के मायने क्या है, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन जल्दी से पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर। यूक्रेन के विदेश और रक्षा मंत्री से जो बाइडेन मिले हैं, आपको यहां ये बता दें कि पोलैंड पहुंचे हुए हैं जो बाइडेन। वहां पर उन्होंने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की। वॉर्सा में यूक्रेन के मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में बाइडेन
संबोधित कर सकते हैं। और ये संबोधन इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली बार है जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति युद्धग्रस्त देश की सीमा के इतने करीब जाकर सैनिकों से मुलाकात की हो, वहां का हालात जाने हो। थोड़ी देर में बताया जा रहा है बाइडेन संबोधित कर सकते हैं और उस पर नजर रहेगी कि किस तरीके की मदद की बात या अगला स्टैंड क्या होगा बाइडेन का, इस पर नजर रहेगी। और उस पर रूस का अगला स्टैंड क्या होता है, इस पर भी नजर रहने वाली है। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं वो और गहराती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि जो बाइडेन अब यहां पहुंचे, मुलाकात की, सैनिकों का हौसला बढ़ाया, साथ ही साथ वो लगातार मदद की बात तो कर ही रहे हैं, चाहे वो हथियारों के लिहाज से हो या आर्थिक मदद देना हो। वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, पोलैंड की मदद के लिए भी वो पहुंचे हैं क्योंकि पोलैंड भी ये चाह रहा है कि ये हमले तो चलिए यूक्रेन में हो रहे हैं लेकिन हमारी सीमा पर भी हमले हो सकते हैं, इसलिए हमें अपने यहां पर पहले से तैनातियां कर देनी चाहिए सेना और हथियारों की। बार बार पोलैंड के राष्ट्रपति ये डिमांड करते रहे हैं बाइडेन से। इस मुलाकात में ये माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर भी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले जनरल मेस्टन, आपसे मैं सवाल रखना चाहूंगी, ये जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जो बाइडेन का पोलैंड जाना, कुछ ही देर में वो संबोधित करेंगे, क्या कहते हैं उस पर भी नजर रहेगी। दूसरी तरफ रूस धमकी दे रहा था परमाणु हमले की, अब वो कुछ ऐसा करता हुआ भी नजर आ रहा है। वो बाकायदा उसने समुद्र का चक्कर काटकर उसकी जो पनडुब्बियां वो वापस लौटी हैं। इन सबके सर क्या संकेत हैं? क्या यहां परमाणु बम गिरा सकता है रूस? अर्पिता, मेरे को लगता है शायद वो ऐसा नहीं करना चाहेगा और ना अभी करेगा स्टेज पे। और ये जो परमाणु पनडुब्बियां हैं, ये जो निकाली गई हैं, देखिए बेसिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कोई भी नेवी का होता है। जो सबमरीन्स होती हैं ये जनरली डॉक में या हार्बर में सिर्फ आती है रिफिट के लिए या मेंटेनेंस के लिए या क्रू चेंज वगैरह के लिए। अमूमन तौर पे एज अ एसओपी वो ऑपरेट करती हैं ओशंस में। और जैसे रूस के लिए बेसिकली ब्लैक सी अवेलेबल है और पैसिफिक ओशन है और अटलांटिक ओशन है, तो वो एक उनकी प्रतिक्रिया है, वो करते रहेंगे। अब सवाल उठता है कि किस टाइप की सबमरीन कहाँ जाएगी। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो रूस के पास है उसमें फायदा यह है कि तकरीबन 4 से 6 महीने तक वो पानी के नीचे सबमर्ज रह सकती है और किसी भी तरह वो ऑपरेट कर सकती है, क्योंकि उसको रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं है। जैसे डीजल की अगर सबमरीन है तो उसको वापस आना पड़ेगा। तो ये एक डील के मुताबिक है और इसको मैं बोलूंगा डिटरेंट पेट्रोल्स, ये हर देश करता है। तो मेरे को लगता है कि ये देखिए पहले दिन से ये जब से ये वॉर शुरू हुई है कई बार न्यूक्लियर की बात हुई है, केमिकल की बात हुई है, बायोलॉजिकल की बात हुई है। तो मेरे को जहां तक लगता है कि ये अभी एक थ्रेट्स हर जगह से चलते जा रहे हैं, नाटो की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से, रूस की तरफ से, लेकिन ये कोई करना नहीं चाहेगा क्योंकि अगर ये हो जाता है, गलती से भी हो जाता है, तो ये मैं विश्व युद्ध नहीं बोलूंगा, ये तो मैं न्यूक्लियर युद्ध बोल दूंगा, फिर तो अंत है सब कुछ का। तो ये सब रेस्ट्रेंट रखेंगे। इस पर देखिए क्योंकि डॉक्टर राजीव नैन है हमारे साथ, उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे कि अगर ऐसा होता है तो कितना खतरनाक होगा और क्या रूस ऐसा कर सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच मौजूदा स्थिति इस वक्त क्या है ग्राउंड पर, यह समझना भी जरूरी है। खास सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो पोलैंड में हैं, और कीव से राजेश पवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो, क्योंकि आपका कैमरा मूव होता हुआ दिख रहा है, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो हालात आपको क्या दिख रहे हैं वहां पर, ताजा हालात क्या है कीव के? देखिए कीव में मैं इस वक्त बिल्कुल जहां फ्रंट लाइन है उसके पास में आया हूं। एक बिल्डिंग बॉम्ब आउट हुई है थोड़ी देर पहले, उसको रिपोर्ट कवर करने आया हूं। बहुत हवा है। मैं 2 मिनट आप गौरव से सवाल पूछिए तब तक मैं कहीं ना कहीं कैमरा दिखा। ठीक है, बिल्कुल। पहले राजेश आप सुरक्षित जगह पर पहुंच जाइए जहां से आप जानकारी दे पा रहे हो। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और सारी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन गौरव, इस बीच ये कहा जा रहा है थोड़ी देर में जो बाइडेन संबोधित कर सकते हैं, जो मुलाकातों का दौर हुआ विदेश मंत्री से, रक्षा मंत्री से यूक्रेन के, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या है? क्योंकि पोलैंड भी ये कहता रहा है कि उनको भी हथियार चाहिए, उनको भी सेना उनके इलाके पर बढ़ाई जाए क्योंकि खतरा उनको भी हो सकता है। तो क्या इस दिशा में भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? और ये माना जा रहा है कि जो बाइडेन कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्या हो सकती है वो बड़ा ऐलान? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू इसका है यूक्रेन के रक्षा और विदेश मंत्री जो राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में दोनों ने मांग की
किस तरह के कदम वो रूस के खिलाफ चाहते हैं। वो उनका ये कहना है कि अभी तक जितने कदम उठाए गए हैं, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रोकने के लिए नाकाफी हैं। बहुत और कड़े कदम की आवश्यकता है। ये विदेश मंत्री की बात। रक्षा मंत्री की बात, वो कह रहे हैं कि केवल जैवलिन मिसाइल और स्टिंगर मिसाइल से हम रूस को नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने मांग की है, जैसा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी की, कि उनको टैंक चाहिए, लड़ाकू विमान चाहिए, S-300 सिस्टम चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑफेंसिव वेपन्स है जिसकी वो मांग कर रहे हैं, जो उनको नहीं मिल रहे हैं। उनको नो फ्लाई जोन नहीं मिल रहा है, उनको बूट्स ऑन ग्राउंड UN पीस कीपर्स या नेटो पीस कीपर्स यूक्रेन में नहीं मिल रहे हैं। तो खासी निराशा है इस समय यूक्रेन में कि राष्ट्रपति बाइडेन, नेटो की इतनी बड़ी बैठक हुई, यूरोपियन यूनियन की इतनी बड़ी बैठक हुई, G20 देशों की इतनी बड़ी बैठक हो रही है, लेकिन उससे निकल कर क्या आ रहा है, उनको मिल क्या रहा है इस हमले को रोकने के लिए। और उसमें उन्होंने क्या मांग की? 1000 मिसाइलें हर रोज। 1000 में 500 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, 500 एंटी शिप और सर्फेस टू एयर मिसाइल हर रोज, तब तक जब तक रूस रुक न जाए। UN से, सिक्योरिटी काउंसिल से रूस को निकालने की बात, इस तरह की बातें यूक्रेन इस समय कर रहा है। और ये दिखाता है कि जब पहला महीना खत्म हो गया तो बहुत संवेदनशील दौर में ये लड़ाई अब जाती जा रही है। पूरा डॉनबास इलाका एक तरह से यूक्रेन के कब्जे से निकल गया, ब्लैक सी का रीजन उसके कब्जे से निकल गया, सी ऑफ अज़ोव उसके कब्जे में नहीं रहा। तो देश बहुत छोटा होता जा रहा है जहां राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सत्ता है। यही मांग इस समय राजेश बुला रहे हैं, कुछ उनके पास अपडेट। राजेश, देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक फैक्ट्री जो अभी बॉम्ब आउट हुई है। अभी भी धुआं निकल रहा है यहाँ पे। मैं घुमा रहा हूँ कैमरा, आप देखिए प्लीज। ये देखिए पूरा जल रहा है यहाँ, पूरा धुंधु करके। ये पूरा फैक्ट्री, ये इसके ऊपर मिसाइल से हमला हुआ है और धुआं अगर आप देख पा रहे हैं और जलन देख रहे हैं, पूरी बिल्डिंग डैमेज हो गई है। ये देखिए उधर पूरा एक मिसाइल में पूरा इतना बड़ा एरिया तबाह हो गया है। तो ये अभी एक नई बॉम्ब आउट वो है। मैं थोड़ा ऊपर चढ़ के दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए, ये फैक्ट्री थी, शायद इसमें अभी भी देखिए वहां आग लगी हुई है कोने में, अगर आप देख पा रहे हैं तो। और ये कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट है जहां शायद कुछ मिलिट्री से रिलेटेड चीज बन रही थी। काफी बड़ी फैक्ट्री है ये। वो देखिए कोने में आपको लाइट आग दिख रही होगी, अभी आग लगी हुई है जी। और मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पहुंचने वाले हम पहले पत्रकार हैं, यहाँ अभी तक कोई नहीं पहुंचा है और यहाँ हमला आज दिन में हुआ है। और राजेश सर, आप बताइए, क्योंकि आप लगातार अपडेट देते रहे हैं, बीच में तो स्ट्रैटेजी रूस की ऐसी रही कि 3 से 4 दिन हमले नहीं हो रहे थे, शांति थी, फिर हमले होते थे, फिर शांति होती थी, फिर हमले होते थे। अभी स्थिति क्या है? क्या रूस ने अपनी उस स्ट्रैटेजी पर कुछ बदला है? लगातार हमले कर रहा है वो? नहीं, कीव पे कोई हमला नहीं हो रहा। देखिए, ये जगह जो है इरपिन, जो कि अभी रूस के कब्जे में है, और यूक्रेनियन थोड़ा यहाँ कोशिश कर रहे हैं किस तरह काउंटर अटैक लॉन्च करने की। धुआं आ गया, एक मिनट रुकिए आप प्लीज। जहां काउंटर अटैक लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बिल्कुल पास में है। और आपने देखा कि इंडस्ट्रियल यूनिट है जिसमें कुछ साजो सामान बना था जो शायद फौजी कामकाज का है। तो ये आज सुबह हमला हुआ है, अदरवाइज शहर के अंदर कोई धमाके नहीं सुने। हम शहर से काफी दूर है इस वक्त, शहर से कम 15 किलोमीटर दूर है। ये आउटस्कर्ट्स में कहीं कोई फैक्ट्री है, शहर पे कोई धमाके नहीं हो रहे हैं अभी, लगभग चीजें रुक गई हैं और रशियन ऑफेंसिव नहीं हो रहा है। ये काउंटर अटैक हो रहा है यूक्रेन फोर्सेस का, जो बीच में धमाके आ रहे हैं, वो एंटी टैंक वेपन्स फायर कर रहे हैं जिनका धमाका बहुत तेज होता है। लेकिन ये फैक्ट्री आज सुबह वो हुई है। और आपको थोड़ी तस्वीरें दिखा दूं इस फैक्ट्री की, अगर आप देखना चाहें तो मैं घुमाऊंगा थोड़ा सा। ये देखिए, सब कुछ जल के खाक हो गया है अंदर। ये दूसरा हिस्सा उसी फैक्ट्री का। अंधेरा है थोड़ा, पता नहीं कितना साफ आएगा, लेकिन देखिए ये कोई ना कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है जो शायद कुछ मिलिट्री रिलेटेड चीज बना रही थी यहाँ पे, बंच में वो बनता था, क्योंकि मेटल है और कई चीज गए, मेटल भी मेल्ट हो गया है। तो ये तस्वीरें राजेश हम तक पहुंचा रहे हैं। राजेश, एक सवाल देखिए इस बीच, क्योंकि कल अलग अलग दावे भी हो रहे हैं। ब्रिटेन दावा कर रहा है कि कीव से लगभग 45 किलोमीटर दूर बसे जो 3 शहर थे, वहां पर पहले रूस का कब्जा हो गया था, लेकिन यूक्रेन ने रूसी सेना से उन जगहों को छुड़ा लिया है। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या ऐसी जानकारी है आपके पास भी? देखिए, आपको ये समझने की जरूरत है कि इस लड़ाई में महत्वपूर्ण क्या है। बहुत से गांव यहाँ पे 50-60 गांव हैं, कीव के 60 किलोमीटर के रेडियस में 50-60 गांव। एक गांव जिसमें रूसी फौज के टैंक आए, चले गए और फिर यूक्रेनियन आर्मी वहां पहुंच गई, तो ये वापस लेना नहीं है। यहाँ जो चीज इंपॉर्टेंट है और जो आपके साथ सैनिक लोग बैठे हैं वो बताएंगे आपको,
ये एक्सिस इंपॉर्टेंट है। दो एक्सिस आती है कीव के अंदर, एक नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट से, एक आती है गास्तोमोल बूचा इरपिन नॉर्थ वेस्ट से, और एक आती है ईस्ट से ब्रोवरी। ये एक्सिस को जो है कब्जे में करना जरूरी है, क्योंकि सारी सप्लाईज मूवमेंट वहां से आनी है, और ये पूरी तरह से इस वक्त रूस के हाथ में दोनों एक्सेस, और वहां उन्होंने मोर्चे बनाने शुरू कर दिए हैं, डिफेंसिव पोजीशंस। ठीक है, ताकि ठीक है राजेश रहिए, जरा जनरल भाटिया से भी जल्दी से इस पे कमेंट ले लेते हैं। जनरल भाटिया। जी 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 मैं ये सोचता हूँ कि ये पोस्टरिंग थोड़ा ज्यादा हो रहा है अभी, खासतौर से जो पनडुब्बी, जो केबल पनडुब्बी हैं अटलांटिक सी में, फ्रांस ने भी उतारी है, रशिया ने भी उतारी है। ये पोस्टरिंग खतरनाक है, डेंजरस हो सकती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल नेशंस हैं ये। मैं ये उम्मीद करता हूं कि इसके आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रशिया पे जो पॉलिटिकल वॉरफेयर, इकोनॉमिक वॉरफेयर हो रहा है, रशिया उसको नहीं मानने को तैयार है, वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रशिया ने यूक्रेन में अपने जो मुद्दे हैं, स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, एम्स है, उसमें काफी हद तक अचीव कर लिए हैं। जो 3 डायमेंशन अटैक किया था उसमें ब्लैक सी खास तौर सिक्योर कर लिया उन्होंने, कोस्ट लाइन जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, मेरे ख्याल से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, नॉर्थ और ईस्ट से रीजन में सिक्योर कर लिया है। और वहां से काफी माइग्रेंट्स जो हैं चले गए हैं पोलैंड में, और 3-3.5 मिलियन, मतलब 30 लाख के करीब चले गए हैं। तो लेकिन ये पोस्टरिंग जो चल रही है ये बहुत डेंजरस हो सकती है। मैं समझता नहीं हूँ कि ये न्यूक्लियर वॉर होगी, लेकिन कहीं ये स्पाइरल होने का हमेशा खतरा रहता है, और ये किसी न किसी को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, किसी को मीडिएट करना पड़ेगा बीच में जाकर, दोनों देशों के बीच में, खासकर रशिया और नाटो के बीच में, क्योंकि अभी तक कोई हिलने को तैयार नहीं है। यही बड़ी चीज है सुशांत सरीन, यही बड़ी चीज है। यहाँ पर किसी को तो समाधान की दिशा में आगे पहल करनी पड़ेगी। वो पहल आपको किसी की तरफ से भी बढ़ती हुई दिख रही है क्या? नहीं, मुझे नहीं दिख रही, खास तौर पर इसलिए क्योंकि मेरा मानना ये है कि रूस का जो आक्रमण था वो एक लिहाज से विफल हो चुका है, और एक सामरिक डिफीट हुई है रूस को, क्योंकि जो पहले माना जा रहा था कि वो बिल्कुल एक झटके में एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर कब्जा कर लेंगे, ऐसा नहीं हुआ। हम जो अभी लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, बड़ी माफी के साथ आपको रोक दूं, क्योंकि राजेश देखिए युद्ध वाली जगह पर हैं और वो कुछ कहना चाह रहे हैं वहां। ठीक है राजेश जी, देखिए मैं आपको बता दूं, अभी आपको एक बार फिर मैं दिखा देता हूं, क्योंकि फिर शायद यहां दिखाना मुश्किल होगा। साथ साथ मैं बता दूं, मैं इस बारे में बोलना चाहूंगा कि ये सामरिक विजय है रूस की। इस बारे में मुझे 2 मिनट देंगे दिखाने के बाद। ये देखिए धुआं बढ़ गया, हवा बहुत तेज है आज, और हवा के साथ साथ ये आग सुबह से लगी हुई है, और बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये। अब देखिए अभी धुआं और निकल रहा है, और पूरा ये बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट था, about 15 से 20 किलोमीटर दूर कीव से इरपिन के बिल्कुल पास में, नॉर्थ वेस्ट एक्सिस के ऊपर। मैं इस पे रिपोर्ट बना के भेज दूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सामरिक विजय क्यों है रूस की, आप फिर बाकी उनको ले सकते हैं आफ्टर दैट। देखिए रूस के जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे, चाहे वो क्रीमिया को दोनबास से जोड़ने का हो, चाहे पूरे समुद्री कोस्ट पे कब्जा करके यूक्रेन को समुद्र से काटने का हो, चाहे रूस यूक्रेन का पूरा एयर कनेक्शन काटने का हो, चाहे कीव को घेरने का हो, चाहे 2-3 न्यूक्लियर प्लांट जो वैल्यू टारगेट्स हैं उन पे कब्जा करने का हो, चाहे खरसों जहां से पानी जाना है क्रीमिया में उसका हो, इन सब पे उसने कब्जा किया है। अभी वो कंसोलिडेट कर रहा है। दिस इज अ कंसोलिडेशन फेज राइट नाउ ऑफ द विक्ट्री। जो उन्होंने जीता है उसे कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, ताकि कोई काउंटर अटैक हो तो उनको वापस ना लिया जा सके। That's all I want to say and I'll sign off now. ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राउंड से आपने वो तस्वीरें दिखाई जो अभी तक कोई नहीं दिखा पाया है। उस जगह आप पहुंचे हैं जहां मिसाइल गिरी और किस तरीके की तबाही वहां दिख रही है, तस्वीरों में हमने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशांत जी प्लीज आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, बाकी गेस्ट को भी मैं ऐड करूंगी फिर। देखिए जो राजेश कह रहे हैं, मैं उससे सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि वो एक मिलिट्री विक्ट्री की बात कर रहे हैं, एक सैन्य विजय की बात कर रहे हैं, जो भी छोटे स्तर की है। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं एक सामरिक दृश्य से बात कर रहा हूं। जो बैटलफील्ड पे आपने स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स को ले लिया, वो कोई मायने नहीं रखता क्योंकि ये बड़ा लंबा जंग है और बड़ा लंबा युद्ध है। इस युद्ध में रूस की सामरिक डिफीट इस लिहाज से हुई है कि एक महाशक्ति जिसको माना जाता था, उसकी हालत ये हो गई है कि वो परमाणु धमकियां दे रहा है। ये शेख रशीद जैसे टुच्चे देते हैं, ये पुतिन से नहीं एक्सपेक्टेड कि वो परमाणु जंग की धमकियां देगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि आर्थिक तौर पर रूस कितना पीछे पड़ गया है, ये हमें अभी आपको मुश्किल होगा आंकलन करना, लेकिन 6 महीने के बाद देखिएगा उसकी ईंट से ईंट बच जाएगी आर्थिक तौर पर, क्योंकि 1990 के बाद जितना उसका एक विलय हो गया था
जो पश्चिमी इकोनॉमिक सिस्टम था वो उससे पहले नहीं था। 90 के बाद दुनिया बदल गई थी, ये वापस जाना बहुत मुश्किल होगा रूस के लिए। नंबर 3, चीन जो है वो भी कहीं ना कहीं किनारा कशी कर रहा है। चौथी बात कि रूस ने जिस उद्देश्य से यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया था, और यह भी सामरिक दृष्टि से देखिए, उसने इसलिए किया था कि यूक्रेन को हड़का करके पश्चिमी देशों से अलग कर देगा। हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। यूक्रेन जब ये युद्ध रुकेगा भी, बेशक वो नेटो ना ज्वाइन करे, लेकिन वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनेगा ही बनेगा। उसको सैन्य समर्थन जो होगा एक नेटो के अम्ब्रेला में नहीं होगा, लेकिन दूसरे तरीके से उसका सैन्य समर्थन जो होगा वो पश्चिमी देशों से होगा ही होगा। नंबर 3, पश्चिमी देश उसकी अर्थव्यवस्था को संभालेंगे, उसको कर्जा देंगे। रूस से उसका डिस्टेंस और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप लोगों का कत्लेआम करके ये नहीं, और उनके सारे शहर ध्वस्त करके आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके साथ दोस्ती करेंगे पुरानी तरीके से, ये नहीं होगा। उस लिहाज से अगर आप देखें तो रूस जो है उसकी एक सामरिक लेवल पर डिफीट हुई है। ये एक सवाल आपसे, क्योंकि दावे अलग अलग किए जा रहे हैं। रूस ये दावा कर रहा है, कल ही उसने दावा किया कि हमने युद्ध अभियान का पहला चरण पूरा कर लिया है, यानी रूस ये कह रहा है कि हम जिस स्ट्रैटेजी के साथ बढ़ रहे थे हम उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुतिन कह रहे थे कि 9 मई तक युद्ध चलेगा, क्योंकि रूस ये दिन विक्ट्री डे परेड के रूप में मनाता है। ये यूक्रेन का दावा है। यानी क्या ऐसा आपको लगता है कि रूस जो है वो 9 मई का इंतजार कर रहा है और 9 मई को कुछ बड़ा हो सकता है? क्या आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी सर। नहीं, वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो उनको कोई बहुत खास विजय हासिल नहीं हुई यूक्रेन के अंदर। जो ओरिजिनल अजम्पशन थी, आप ये देखिए ना उनका नुकसान कितना हुआ है। तो ठीक है, उन्होंने कुछ एरियाज पे कब्जा कर लिया। कौन सा बड़ा शहर, एक खेरसन करके बड़ा शहर था उनके कब्जे में, वो भी वापस यूक्रेनियों ने छीन लिया है। आपने ठीक है, आपने ब्लैक सी और सी ऑफ एज़ोव के ऊपर वो सारी की सारी पट्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है, लेकिन जो यूक्रेन की सप्लाईज आ रही हैं वो तो पश्चिम से आ रही हैं, वो तो आ क्या रही हैं, वो तो बढ़ते जा रही हैं। ठीक है, लेकिन देखिए डॉक्टर नयन, क्योंकि अब जो है वो रूस जो कहता जा रहा है वो हम देख रहे हैं वो करता भी जा रहा है। वो परमाणु हमले की धमकी अगर हम कहें तो हफ्ते में ये 2 बार दे चुका। उसके बाद जिस तरीके की हलचल बढ़ी, आप आशंका इसकी कितनी देखते हैं कि परमाणु हमला रूस कर सकता है? देखिए, जब युद्ध होता है तो आप किसी भी चीज को आप नहीं नकार सकते हैं। कभी जिस तरह से कही गई बात कि कल को क्या हो, स्पाइरल इफेक्ट्स क्या हो सकता है, लेकिन देखिए रूस के जो वक्तव्य आ रहे हैं, रूस के जो बयान आ रहे हैं, हमें लगता है कि उसे थोड़ा सा मीडिया में ठीक से परिप्रेक्ष्य से देखा नहीं जा रहा। एक सेकंड आप अपनी बात रखिएगा। ये तस्वीरें क्योंकि अभी आ रही हैं, बाइडेन क्योंकि पोलैंड पहुंचे हैं, वहां जो वो मुलाकात कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें वहां से भी आ रही है। थोड़ी देर में हो सकता है वो पोलैंड के राष्ट्रपति से वो मुलाकात कर रहे हैं और कुछ बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं, जिस पर हमने शुरुआत में ही चर्चा की थी। उसका भी रुख करेंगे डॉक्टर नयन। मतलब देखिए, आज से 3-4 दिन पहले वहां के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, जो आपके मीडिया नहीं कर रहे, भारतीय मीडिया और वेस्टर्न जो सारे चैनल्स कहिए और न्यूज़पेपर्स कहिए और यहाँ थिंक टैंक्स के रिपोर्ट्स भी कहिए, एस्केलेट टू डी एस्केलेट। उसने कहा कि हमारी कभी नीति ही नहीं रही एस्केलेट टू डी एस्केलेट, ये हम रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं। और जिस CNN की इंटरव्यू की बात की जा रही थी, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगा जा रहा था कि जबरदस्ती उसे बुलवाया जा रहा है कि आप न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे या परमाणु बम चलाएंगे। तो उसने कहा कि जब हमारी एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, वो डॉक्ट्रिन पब्लिकली अवेलेबल है, उसमें हम कहते हैं कि जब हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी तो हम करेंगे। उसने यूक्रेन के संबंध में नहीं कहा है। और अभी जो बात आ रही है पनडुब्बियों की जाने की, अभी सावंत साहब ने बोला कि वापस चली गई, वापस अभी फरवरी में एक्सरसाइज भी हुई थी ब्लैक सी फ्लीट के साथ, नॉर्दर्न सी फ्लीट के साथ उनकी एक्सरसाइज भी हुई थी, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की एक्सरसाइज होते रहती है। लेकिन ये हम अपनी जो सामरिक अध्ययन की भाषा में बोलते हैं डेटरेंस, एक मैसेजिंग दे जा रही है, एक पोस्चरिंग हो रही है, एक सिग्नलिंग हो रही है। देखिए अभी जैसा सुशांत साहब हमारे मित्र बोल रहे थे, रूस की जो अपनी रणनीति थी उसमें समस्या आ गई है। अब वो पूर्वी क्षेत्र में कंसंट्रेट करने की बात ऑफिशियली बोल रहे हैं, ये कोई इनफॉर्मली नहीं आ रही है बात। तो ये उनकी एक समस्या को अब कैसे एक जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर किसी तरह से अपने पक्ष में करें, दबाव नेगोशिएशन चल रहा है। ये सारी देखिए बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में
अभी ये जो इसे वार देखिए, कहिए, यहाँ पर सवाल यही हो जाता है कि परमाणु हमला अगर होता है तो वो कितना खतरनाक होगा, यहाँ ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कह रहे हैं उसके बाद तो फिर विनाशी है, दूसरा कुछ विकल्प बचता नहीं है। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जब परमाणु बम चलेगा, किस तरह का परमाणु बम चलता है। जैसे हम बगल से पाकिस्तान, जिस पर कि हमारे सुशांत भाई काम करते रहते हैं, बोलते रहता है कि हम चला देंगे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। तो आज के दिन में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात चल रही है। तो किस तरह का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है? 1 किलो टन का है, 2 किलो टन का है, तो इस पर डिपेंड करेगा। जितने भी किलो टन का है उससे ऐसे 100 किलो, बहुत अध्ययन इस पर हुए हैं कि अगर 100 किलो टन का होगा तो 3 किलोमीटर में कितने लोग मरेंगे। तो निश्चित ही इसमें संख्या हजारों लोग मरेंगे, इसमें दो मत नहीं है। और इस बात से हर जो परमाणु संपन्न राष्ट्र है जानता है कि अगर परमाणु बम चलेंगे तो दूसरे तरफ से भी प्रतिक्रियाएं होगी। आज के दिन 1945 के बाद किसी राष्ट्र ने परमाणु बम नहीं चलाया है। अमेरिका जैसा राष्ट्र जो कन्वेंशनल स्ट्राइक करता है, लेकिन एक न्यूक्लियर टैबू वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, तो कोई भी इस बात को बोल सकता है, लेकिन करने के पहले उसे भी मालूम है कि इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे तरफ से क्या आएंगे। इसलिए ये सब बोलने की बात है, कोई करने के लिए इतना जल्दी नहीं आएगा। अगर आता है तो ऑलरेडी रूस जो है पब्लिक ओपिनियन, ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन एक्सरसाइज में हार चुका है और वो बुरे तरीके से इसमें फंस जाएगा। वो इतना ठीक है, सुशांत की रणनीति विफल हुई, डर इस बात का है क्योंकि हमने पुतिन को स्टार्टिंग से देखा है, वो जो बात कहते आए हैं। हालांकि जो बाइडेन कह रहे थे देखिए ये युद्ध कर देंगे, रूस कह रहा था कि नहीं हम हमला नहीं करने वाले हैं, लेकिन आखिरकार हुआ वही। अब बार बार पुतिन ये बात कह रहे हैं कि हम परमाणु हमला कर देंगे, हम परमाणु हमला कर देंगे। क्या, क्योंकि आप भी कह रहे हैं हर मोर्चे पर रूस की हार ही दिख रही है, क्या हार के बाद फिर से अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए इस तरीके का कदम रूस उठा सकता है क्या? क्योंकि पहले सब बातें नकारी जाती हैं लेकिन होता कुछ और दिख रहा है। देखिए, अगर वो, और मैं यही कहना चाह रहा था, और राजीव जी की बात बिल्कुल सही है, अगर वो ये कदम उठाते हैं तो उनकी हार निश्चित ही नहीं, बिल्कुल ठोक बजा करके हो जाएगी। क्योंकि अभी भी अगर संयुक्त राष्ट्र में 140 देश उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं और 35-36 देश ऐसे हैं, भारत भी उसमें इंक्लूडेड है, जो एक लिहाज से तटस्थ है। अगर आपने एक माइनर छोटा भी न्यूक्लियर वेपन, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जिसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया तो आपको बिल्कुल दुनिया से अलग थलग कर दिया जाएगा। भारत भी अपनी तमाम मजबूरियों के बाद उसको भी उनका पक्ष नहीं ले पाएगा, उनका पक्ष तो छोड़ दीजिए, निरपक्ष भी नहीं रह पाएगा। तो मेरे ख्याल ये एक बिल्कुल क्लियर मैसेज होगा कि रूस जो है उसकी ईंट से ईंट और ज्यादा बच जाएगी अगर उसने कोई भी इस तरीके की हिमाकत की। वो जो अभी पोस्चरिंग कर रहा है, वो दुनिया को डराने धमकाने के लिए, पश्चिम के हाथ रोकने के लिए, वो तमाम जो पैंतरे हैं वो खेल रहा है। क्योंकि देखिए, धमकी का कोई मतलब नहीं है अगर उस धमकी के पीछे आप कोई जो इंटेंट होती है आप उसको ना दिखाएं। तो जब वो पनडुब्बियां छोड़ता है, बेशक वो एक्सरसाइजेस के लिए छोड़ी हो, क्योंकि तनाव जो है वो तो पहले से ही है ना, वो तो जनवरी के महीने से तनाव बढ़ते जा रहा है। अगर आप वो पनडुब्बियां छोड़ते हैं तो आप अपनी इंटेंट दिखाते हैं ताकि जो आपका थ्रेट है वो क्रेडिबल माना जाए। लेकिन क्या वो थ्रेट को आप पूरा कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता। और डॉक्टर नयन जो कह रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। ये कोई भी इस तरीके की हिमाकत नहीं करेगा, जो करेगा वो बिल्कुल उसको एक लिहाज से दुनिया से खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, जल्दी से सर, जनरल भाटिया आपका भी कमेंट। मैं बिल्कुल सहमत हूं से। ये क्वेश्चनिंग चल रही है और क्वेश्चनिंग चलेगी, क्योंकि ये बड़े हमें स्तर पे देखना पड़ेगा, उसको स्ट्रेटेजिक स्तर पे देखना पड़ेगा। ग्लोबल ऑर्डर जो है या ग्लोबल डिसऑर्डर जो मैं कहूंगा अभी, ये जो सिर्फ पोस्चरिंग है, कोई भी मेरे ख्याल से रूस में कोई भी प्यूटन है या कोई भी है, ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिससे पूरा देश तबाह हो जाए, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। क्योंकि ये स्पाइरल अगर होगा तो बहुत बुरा होगा ये स्पाइरल। मेरे ख्याल से जो पोस्चरिंग है यही चलती रहेगी, क्योंकि रशिया चाहता है कि उसको इकोनॉमिक वॉरफेयर है या पॉलिटिकल वॉरफेयर है ये कम हो जाए, उसके स्ट्रेटेजिक एम्स हैं उसको अचीव हो जाए, ताकि उसको पुतिन को अपने डोमेस्टिक कंपल्शन भी है उसको दिखाना पड़ेगा कि मैंने लड़ाई जो शुरू करी है उसमें रशिया को कुछ फायदा हुआ है। अगर ये हार जो रशिया की है 31 दिन तक चल रहा है, ये हार मानी जा रही है इंटरनली भी इंटरनेशनली भी, ये पुतिन को मंजूर नहीं होगी। तो ये पोस्टिंग चल रही है। मेरे ख्याल से दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकती है। न्यूक्लियर डेटरेंस है, डेटरेंस रहेगा और डेटरेंस रहना चाहिए। न्यूक्लियर का इस्तेमाल करना जो होगा पूरे देश के लिए नहीं, पूरे
कॉन्टिटी खतरनाक हो। ठीक है जनरल मेस्टन, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से चर्चा उसी पर आकर टिक जाती है कि इसका समाधान क्या है, बीच का रास्ता क्या है, क्योंकि जो बाइडेन वो भी ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कहा जा रहा है आग में घी डालने का काम वो कर देते हैं कई बार। जेलेंस्की दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, नाटो से कहते हैं कि आप स्थिति स्पष्ट कीजिए कि यूक्रेन उनके साथ है या नहीं है, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि चलिए पुतिन से कहते हैं आइए बात करते हैं, यानी वो भी दोनों तरफ से। वहीं पुतिन कह रहे हैं कि अगर कोई भी इसमें इंटरफेयर करता है तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी हर तरफ से समाधान की कोई बात नहीं हो रही है, आग में घी डालने की बात हो रही है। तो ये आग और कितनी बढ़ सकती है सर? अर्पिता, जैसे ये बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है और मैं भी टोटल सहमत हूं कि इसका सोल्यूशन ये न्यूक्लियर और ये धमकी नहीं है। देखिए, ये प्रेशर टैक्टिक्स तो दोनों तरफ से चल रही है, रादर तीनों तरफ से चल रही है और चलती रहेंगी, लेकिन अब इसका समाधान निकलेगा उसमें भी मेरे को कोई शक नहीं है। देखिए, रूस का स्टेटमेंट जो हुआ है वो उसमें थोड़ी अहमियत है कि हमारा फेज 1 ऑफ ऑपरेशंस खत्म हो गया है, अब हमारा फोकस सिर्फ डॉनबैस के इलाके में रहेगा। तो ये मेरे को एक स्ट्रेटेजिक, इसको मैं रिट्रीट नहीं बोलूंगा, एक स्ट्रेटेजिक इसको ऐसा रखा जा सकता है कि ये स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है कि इसको ये भी नहीं दिखाया जाएगा कि हम लड़ाई में हार रहे हैं, और ये दिखाया जाएगा कि हमने एक स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री विक्ट्री अचीव की है, कि हमने डॉनबैस के इलाके को लिबरेट कर दिया है और साथ में एक लैंड रूट थ्रू मारिपोल और क्रिमिया को हमने कनेक्ट कर दिया है। ओडिशा अभी बाकी है कैप्चर करना, और माइकोलेव भी बाकी है कैप्चर होना, तो शायद वो नहीं होगा, और क्योंकि वहां रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। और आपने कल देखा कि एक पोर्ट में रूसी के एक दो शिप्स को बर्बाद किया गया था। तो मेरे को लगता है अब ये थोड़ा एक स्ट्रेटेजिक विड्रॉल भी इसको बोल सकते हैं, या एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, या स्मार्ट एक्ट है, या जो भी है, यही एक तरीका है। और फाइनली तरीका यही है, टॉक्स होनी पड़ेगी, और इसमें कुछ देश हैं जैसे चीन है। जनरल मेस्टन, रोक रही हूँ आपको, एक बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। बड़ी खबर ये कि जो नाटो देश है वो सीधे तौर पर ये रूस को चेता रहे हैं, बड़ी चेतावनी दे रहे हैं कि परमाणु हमले की अगर स्थिति बनी तो नाटो भी एक्शन लेगा, पीछे नहीं रहेगा, यूक्रेन से कभी नहीं जीतेगा रूस। ये बात नाटो कहता हुआ, रूस को नाटो की सबसे बड़ी चेतावनी, परमाणु हमले की अगर स्थिति बनती है तो नाटो भी एक्शन लेगा, यूक्रेन से कभी जीत नहीं पाएगा रूस। ये बात भी नाटो देश की तरफ से, क्योंकि नाटो ये भी कर रहा है, हथियार की मदद कर रहा है, आर्थिक तौर पर यूक्रेन की मदद कर रहा है, और रूस तो ये भी आरोप लगाता रहा है कि ड्रोन से, सैटेलाइट इमेज से, कई तरीकों से भी वो मदद कर रहा है कि कहां कहां तैनाती है रूस के सैनिकों की, उनके टैंकों की, ये जानकारी भी यूक्रेन तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि कई जगहों पर पानी का संपर्क या बिजली का संपर्क वो सब काट दिया गया है कई जगहों पर रूस की तरफ से भी। लेकिन डॉक्टर नयन, ये बड़ी बात, क्योंकि अब नाटो ये कह रहा है कि अगर परमाणु हमला हुआ तो हम भी देंगे जवाब, तब तो विश्व युद्ध से इनकार नहीं किया जा सकता, तीसरे विश्व युद्ध। निश्चित ही उसके लिए वो कह रहा है कि अगर रूस परमाणु हमला करेगा तब फिर नाटो हमला करेगा। देखिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो अगर रूस नहीं हमला करेगा तो परमाणु हमला नाटो भी नहीं करेगा, तो इसलिए इस तरह की संभावना आती है। लेकिन क्यों ये बयान आ रही है नाटो से, थोड़े हमें इसको भी समझने की आवश्यकता है। क्यों बार बार केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स की बात की जा रही है? ये देखिए, इन्हें माना जाता है नरसंहार का हथियार, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से हम अंग्रेजी में कहते हैं। इससे एक समाज जो होता है, पूरा मानव समाज भयभीत रहता है, और इससे आपको मोबिलाइजेशन नहीं होती। इसमें देखिए एक स्ट्रेटेजिक मूव भी है वेस्टर्न कंट्रीज की, प्रेशर रूस के ऊपर डालने की। रूस कभी नहीं कर रहा है कि वह केमिकल वेपन्स इस्तेमाल करेगा, वह कह नहीं रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये बातें बार बार क्यों आ रही है? तो इनकी भी एक अलग राजनीति है, इस राजनीति को भी हमें समझने की आवश्यकता है। रूस देखिए, इस वॉरफेयर में एक बड़ा एक न्यू मेथड अपनाया, उसने स्टार्ट किया काफी रैपिड सरप्राइज अटैक के साथ, उसने किया, कीव को घेर लिया, वो नहीं सफल नहीं हो पाया। वो नहीं जाना कि यूक्रेन से इस तरह से रेसिस्टेंस हो सकता है, उसे पाश्चात्य देशों से इस तरह के हथियार मिल सकते हैं, वाइड रेंजिंग उसको वेपन्स मिले, और वहां की जनता को जिस तरह से जेलेंस्की ने, जिस तरह अफगानिस्तान में, जिसके बड़े अच्छे विशेषज्ञ सुल्तान जी हैं, जिस तरह अफगानिस्तान में पठान लोग भाग खड़े हुए थे, उस तरह से जेलेंस्की भाग खड़ा नहीं हुआ, उसने अपने यूक्रेन को मोबिलाइज किया, तो और पूरी यूक्रेनिक जनता को मोबिलाइज किया, एक यूक्रेनियन नेशनलिज्म। ठीक है, एक बार मैं चाहूंगी वो ग्राफिक्स फिर से दिखाया जाए कि परमाणु बम, अगर परमाणु हमला होता है तो कितना खतरनाक ये हो सकता है, और साथ ही साथ उसका हिसाब भी जल्दी से आपको बता दें कि किस तरीके से अभी रूस
कितना ताकतवर है अमेरिका, कितना ताकतवर है, क्योंकि अब ये धमकी की बात लगातार कही जा रही है आपके सामने। कुल 14,000 परमाणु हथियारों का हिसाब हम आपको बता रहे, दुनिया में परमाणु हथियारों का हिसाब सबसे ज्यादा 6,400 परमाणु हथियार जो है वो रूस के पास है, अमेरिका के पास 4,000 प्लस। और सुशांत सरीन, देखिए कुल मिलाकर यह भी कहा गया कि रूस इस स्थिति को जानता था, वो पहले ही अपने हथियारों को अपने आप को मजबूत करता रहा हथियारों के लिहाज से, और उसके बाद उसने ये हमला किया है। और अमेरिका भी समझ रहा है कि रूस की ताकत कितनी है, धमकियां लेकिन दोनों तरफ से। देखिए, अगर रूस की इतनी ताकत होती तो उसकी ये दुर्गति तो ना होती ना। 1,000 से ऊपर टैंक खत्म हो चुके हैं, 10 उनके जर्नैल मर चुके हैं, और पता नहीं कितने 15,000 के करीब उनके सैनिक मर चुके हैं। अगर इतने हथियार उनके अच्छे होते और पुख्ता होते और इतनी तैयारी वो कर चुके होते तो ये दुर्दशा तो ना होती। दूसरी चीज ये कि अगर आप, और यहां पर तो 2 जनरल बैठे हुए हैं तो मैं तो उनके सामने क्या बोलूं, लेकिन ये आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि अगर आप एक इतने बड़े क्षेत्र के ऊपर, यूक्रेन जैसे क्षेत्र के ऊपर, आप मात्र 1.5 लाख की फौज के साथ या 2 लाख की फौज के साथ आक्रमण करने चले हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ आदमी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आपकी जनरलशिप जो है टोटली फेल हो चुकी है और आपकी इंटेलिजेंस भी टोटली फेल हो चुकी थी। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस मात्रा में आपको सेना की जरूरत होती है, उस सारे असले की जरूरत होती है, जिस तैयारी की जरूरत होती है, वो यूक्रेन जितने बड़े क्षेत्र के, जो पूर्वी यूक्रेन का सारा क्षेत्र है या उत्तरी यूक्रेन का क्षेत्र है, उसके ऊपर कब्जा करना, उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए इससे शायद 5 गुना ज्यादा आपको फौज की जरूरत होती, जो आपके पास नहीं थी। और आपकी इंटेलिजेंस ने शायद आपको यह बताया था कि हम जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करेंगे, यूक्रेन जो है वो ढेर हो जाएगा, जैसे क्राइमिया में हुआ था 2014 में। वो नहीं हुआ और वो डट करके खड़े हो गए, और उसके बाद एक स्टेलमेट आ गया है। अब और सेना आप डालेंगे तो और आप यूक्रेन की शहरों को और तबाही करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप ये सोचते हैं कि यूक्रेन की जो जनता है वो आपके प्रति एक अच्छा भाव रखेगी, तो ये तो नहीं होगा। तो जिस उद्देश्य से आप गए थे, वो पूरा का पूरा उद्देश्य जो है वो ही मिट्टी में मिल चुका है। जनरल भाटिया, आपको भी लगता है जिस उद्देश्य से रूस गया था वो उद्देश्य वो पूरा नहीं कर पाया? और परमाणु हमले को लेकर भी आपको क्या लग रहा है, और समाधान को लेकर आपको क्या लग रहा है? ये जल्दी से इन तीनों का जवाब मैं जल्दी से, जो मैं मौजूद यहाँ पर मेहमान है उनसे लेना चाहूंगी, उसी के साथ खत्म करूंगी। जनरल भाटिया, देखिए बिल्कुल ठीक बोला है। रशिया ने पूरे इस्तेमाल नहीं किया अपने कम्बैट पावर को। 2 लाख आदमी लेके, लगभग 2 लाख से भी कम लेके, टैक्स लेके गया है। अगर जो पिक्चर्स आप भी दिखा रहे हैं, जो गौरव सामंत, राजेश आपके जो वहां पर दिखा रहे हैं आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स, वो टैक्टिकल हालत में मूव नहीं कर रहे, क्योंकि टैक्टिकल हालत में मूव करना मुश्किल है उनके लिए। और जो रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा दे रहे हैं, डिफेंस बहुत ज्यादा अच्छा है वहां पर। तो मेरे ख्याल से रशिया ने बहुत बड़ी भूल कर दी है, ब्लंडर कर दिया पुतिन ने वहां जाके, क्योंकि अगर उसको जल्दी से ये लड़ाई खत्म नहीं करनी थी तो उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए उसको कॉस्ट देनी पड़ेगी, और वो कॉस्ट दे रहा है अभी। इकोनॉमिक कॉस्ट है, पॉलिटिकल कॉस्ट है उसमें, और अभी न्यूक्लियर के आगे बढ़ रहा है। तो ये एक स्पाइरल हो रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। ये स्पाइरल नहीं होना समाधान चाहिए। क्या दिख रहा है आपको? बीच का रास्ता क्या निकल सकता है और कब तक निकल सकता है? मेरे ख्याल से किसी ना किसी को पीछे हटना पड़ेगा। कौन ब्लिंक करेगा पहले ये देखने की बात है। ये जो डैमेज हुआ है रूस और यूक्रेन दोनों को हुआ है, क्या लग रहा है इसमें संभावना क्या है? कौन पीछे हट सकता है इसमें? अभी तो मेरे ख्याल से कोई पीछे हटने लंबा चलेगा ये। रशिया भी डटा रहेगा क्योंकि उसके बाकी वो है, और ये लंबा चलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से स्पाइरल ज्यादा नहीं पड़ेगा। जो खासतौर से न्यूक्लियर जो डोमेन है उसमें सिर्फ पोस्टरिंग चलेगी, और कहीं ना कहीं वहां पर दोनों को पीछे हटना पड़ेगा। ठीक है सर, जनरल मैसेज। देखिए, जैसे अभी निकला है, मैं भी सहमत हूँ। देखिए, इसका सोल्यूशन पहली बात तो डिप्लोमेटिक है, पीस टॉक्स है, और दोनों को पीछे थोड़ा निकलना पड़ेगा। और मेरे को लगता है ज्यादा रूस को करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लड़ाई रूस ने शुरू की थी और रूस को ही खत्म करनी पड़ेगी। तो उसको अपने टर्म्स पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी अभी जो स्थितियां दिख रही हैं उसको देखकर तो ये लग रहा है कि अभी सारे जो, चाहे बाइडेन हो, पुतिन हो, जेलेंस्की हो, उकसाने वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन बीच के समाधान को निकालना बहुत जरूरी। युद्ध का 31वां दिन, इन अगर देशों को छोड़ दें, आम लोगों की बात करें, जरा उनको सोचिए जो इन हालातों में रहने के लिए मजबूर हैं, उनकी स्थितियां क्या होंगी, क्योंकि उनको बिल्कुल ये पता नहीं है कि अभी युद्ध कितने और दिन चलेगा। ये तबाही जो अपनी आंखों से वो देख रहे हैं, ये कितने दिन और ये तबाही देखेंगे, ये बड़ा सवाल है। बीच का समाधान निकलना चाहिए। तो अब
अब युद्ध में परमाणु हमला क्या हो सकता है और क्या तीसरे विश्व युद्ध की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसी पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि पुतिन लगातार आक्रामक रवैया अपना रहे हैं। लेकिन जो बाइडेन पोलैंड में थे, उन्होंने बड़ी बात जो कही कि अगर परमाणु हमला रूस की तरफ से होता है तो इसका माकूल जवाब दिया जाएगा नेटो देशों की तरफ से। वो भी चुप नहीं बैठेंगे। साथ ही साथ अभी के लिए उन्होंने यूक्रेन को मदद की बात कही है और उनका साथ देने की बात लगातार वो करते रहे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इसमें बीच का रास्ता क्या निकलेगा, युद्ध समाप्ति कब तक होगी, क्योंकि 31वां दिन युद्ध का, बावजूद इसके हालात वैसे ही बने हुए हैं जैसे हमने बीते 30 दिन देखा।